सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। और जैसे कि आप सभी का कमेंट बार बार आ रहा था कि सर ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत ये कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो फाइनली आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में कंडीशनल सेंटेंस के सारे लॉजिक और ट्रिक को आपके दिमाग में हम फिट कर देना चाहेंगे। और उसके बाद से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है उसमें से 2-4-5 क्वेश्चन को मैं कंडीशनल सेंटेंस से पूछे गए क्वेश्चन को 2-4-5 क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहेंगे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। और बहुत आसान है जी। देखिए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। कंडीशनल सेंटेंस के पूरे लॉजिक और ट्रिक को आपके दिमाग में मैं फिट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव ये मैं कराऊंगा। और ये ऑब्जेक्टिव कहां से लाया हूं, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाया हूं। और फिर देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। समझिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस से ही डायरेक्ट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंडीशनल बोले तो मतलब स्थिति परिस्थिति को ये क्या करता है ना कहीं से ये इंडिकेट करता है। क्या चीज़? स्थिति परिस्थिति को। जैसे कि अगर तुम आते तो मैं आता, अगर तुम खाते तो मैं खाता, ठीक है ना। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हारे लिए तो ताजमहल बनवा देता। अगर तुम मेरी पत्नी होती तो तुम्हारे मरने के बाद शाहजहां की तरह ताजमहल बनवा देता। मतलब इसमें जो क्या होता है ना कि स्थिति परिस्थिति को दर्शाया जाता है ना। अगर तुम मेरे से शादी करती ना तो मैं तुम्हारे लिए मतलब एक बहुत बड़ा मतलब आलीशान घर बनवा देता, है कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को मतलब जितनी भी मतलब ये सेंटेंस है ना, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें अगर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर तुम ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर तुम मेरे लिए ये सोचते तो मैं तुम्हारे लिए ये सोच लेता। तो पहले अगर आता है। और अगर वाली जितनी भी सेंटेंसेस होती है ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत आती है। अब आप समझिए, ये कंडीशनल सेंटेंस को मैंने 2 फॉर्मेशन में बांटा है, पहले को प्रेजेंट और दूसरे को पास्ट। चूंकि कंडीशनल सेंटेंस को 2 फॉर्मेशन में ही बांटा गया है, पहले को प्रेजेंट और दूसरे को पास्ट। बहुत इत्मीनान से और आसानी से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सुनिएगा ध्यान से। प्रेजेंट में होता है तो इफ तो रहेगा। सुनिएगा ध्यान से, मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इफ तो पहले रहेगा। और देखिएगा सेंटेंस जो रहेगा ना, पहला सेंटेंस जो बना रहेगा वो सब्जेक्ट मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट में बना रहेगा। उसके बाद से रहेगा कॉमा, जो देन का काम करता है। देन माने तो का काम करता है। और इस कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत कॉमा से ही देन का काम चला लिया जाता है। तो कॉमा रहेगा, देन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इफ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से कॉमा। उसके बाद से जो आने वाला सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल लगाइए, चाहे शेल लगाइए। अगर गागेगी है तो, अगर सकता है सकती है तो कैन लगाइए, ठीक है ना। और नहीं तो डोंट लगाइए, तातेती है तो। और प्लस मेन वर्ब 1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये रही आपके प्रेजेंट में। यानी प्रेजेंट में अगर सेंटेंस रहेगा तो उसके आने वाला जो सेंटेंस होगा ना, वो गागेगी में होगा या सकता सकती में होगा या मतलब वही तातेती में ही होगा। अब यहाँ पर देखिए पास्ट में क्या होता है ना कि इफ तो रहेगा, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैड के बाद V3 रहेगा। लेकिन जो आने वाला सेंटेंस होगा ना, तो हैड जैसे देखिएगा तो उसका माने जो इफ क्लाउज के बाद जो मेन क्लाउज आता है ना, तो दूसरा जो सेंटेंस कोमा के बाद बनेगा वो सब्जेक्ट के बाद वुड हैव जरूर लगाइएगा, वुड हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके बाद से V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए एक पास्ट में ऐसे भी देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके का सेंटेंस रहेगा माने इफ क्लाउज के अंतर्गत, तो मेन क्लाउज में यानी माने कोमा के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद वुड लगाना है और फिर डायरेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि यहाँ तक आप जो मैंने ये लॉजिक और ट्रिक को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सुनिएगा फिर ध्यान से। प्रेजेंट के अंतर्गत अगर इफ रहे और सब्जेक्ट मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि कॉमा के बाद आने वाला, जैसे अगर तुम खाते तो खाते किस तरह बनेगा, इफ यू ईट। अगर तुम खाते तो मैं भी खाता, तो क्या लगेगा, अगर तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, अगर तुम पियोगे तो मैं पीऊंगा। तो इफ़ यू ईट आई विल ईट, इफ़ यू ड्रिंक आई विल ड्रिंक। समझ रहे हो ना। अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे, इफ़ यू थिंक अबाउट मी, अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे, देख रहे हैं ना, तो मेरे बारे में सोचोगे तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तो भले गागेगी लास्ट में आ रहा है, लेकिन उसको गागेगी वाले सेंटेंस को हम इफ क्लाउज के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट के तहत लिखते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे कि अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे
तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, यानी कि ये बात क्या कह रहे हैं हम, अगर तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, है ना। तो आ रहा है ना गागेगी, तो यहाँ देखिए, तो इफ़ यू थिंक अबाउट माई सेल्फ, सॉरी इफ़ यू थिंक अबाउट मी, अगर तुम मेरे बारे में सोचते हो, इफ़ यू थिंक अबाउट मी, तो इफ़ और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया कि नहीं, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तो तू के जगह पर देना आ जाएगा, प्लस मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा तो आई विल थिंक अबाउट यू। इफ़ यू थिंक अबाउट मी आई विल थिंक अबाउट यू, अगर तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। उसी तरीके से इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अगर हैड के बाद V3 रहे, अगर हैड वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो तो पास्ट में उसका जो मेन क्लाउज है उसमें कॉमा के बाद आने वाला मेन क्लाउज सब्जेक्ट के बाद वुड हैव जरूर इस्तेमाल कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसी तरीके से सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब टू है, ठीक है ना, अगर तुम जाते तो मैं जाता, यानी ये सेंटेंस कैसा है, ये कंडीशनल सेंटेंस ऐसा है जो मतलब इस बात को, बीती हुई बात को हम लोग कह रहे हैं, अगर तुम वहाँ पर जाते ना तो मैं भी जाता, समझ रहे हो ना, लेकिन तुम नहीं गए तो मैं नहीं गया, है कि नहीं है। तो ये कौन से बात को हम दर्शा रहे हैं, उस बात को दर्शा रहे हैं जो पास्ट में है, यानी वो चीज़ें को हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर यार मैं क्या बताऊँ, अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते ना तो तुम्हारे दादाजी से मैं एक बात कहता, क्योंकि वो पास्ट की बातें मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो पास्ट की बातें जब भी आए तो हैड के बाद V3 तो इस्तेमाल होगा, लेकिन वुड हैव इस्तेमाल होगा, माने जो कॉमा के बाद जो मेन क्लाउज होगा। उसके बाद से इफ के बाद अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब टू है तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वुड और प्लस वर्ब वन। अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जब इस चीज़ को आप देखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको क्या करना है ना कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इस चीज़ को लेने के लिए आपको ये पहले एग्जाम्पल को फिर समझ लेना होगा, क्योंकि ये तो आप समझ गए, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा समझने के बाद आप 100% समझ ही गए होंगे। जब ये एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ ना, इस एग्जाम्पल के तहत हो सकता है कि आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। सुनिएगा ध्यान से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस लिखा रहेगा ऑलरेडी, कंडीशनल सेंटेंस देखते ही समझिएगा कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। क्योंकि जो ये मैं लॉजिक और ट्रिक बताया, मैं आपको ग्रामर पढ़ा करके ये नहीं बताना चाहता हूँ कि इफ़ क्लाउज दिया रहेगा और आपको मेन क्लाउज बनाना है, ऐसा नहीं देता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए ही, इस्तेमाल करने के लिए ही उसमें आपको ऑब्जेक्टिव चुनना होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, कंडीशनल सेंटेंस दिया रहेगा और देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन पूछता है। बोलेगा इफ़ यू ईट, देख रहा है ना, इफ़ यू ईट, कॉमा दे दिया है आई और डैश डैश डैश, यानी खाली जगहों को भरना है, और ईट दिया है। अब बताइए दिएगा ऑप्शन में क्या, वुड भराएगा, हैव भराएगा, हैड भराएगा, विल भराएगा, क्या भराएगा। तो आप ठंडा दिमाग से सोचिए कि इफ़ तो रहेगा तो इफ़ क्लाउज रहेगा, आप प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब वन अगर है, सब्जेक्ट देखिए इफ़ क्लाउज है कि नहीं है, इफ़ क्लाउज है, प्लस सब्जेक्ट ये है यू, उसके बाद से मेन वर्ब वन है ये है ईट, अब प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इफ सब्जेक्ट मेन वर्ब अगर है और कोमा है तो कोमा है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आने वाला विल या शैल हो सकता है, कैन हो सकता है, डोंट हो सकता है, अगर सकता शक्ति है तो। लेकिन हालांकि यहाँ पर तो सकता शक्ति हिंदी में तो कुछ दिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो देख लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, वुड तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वुड है ही नहीं है। हैव तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हैड तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि विल शैल में अगर शैल दिया रहा है तो भी भर सकते हैं, विल दिया रहा है तो भी भर सकते थे, और कैन दिया रहता तो भी हम लोग भर सकते थे, और डोंट दिया रहता तो भी हम लोग भर सकते थे। लेकिन यहाँ पर विल दिया है तो हम विल के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस को देखिएगा जरा, पूछा था आपके एग्जाम में, जैसे ना इफ रोहन हैड ड्राइवन कार, अगर रोहन कार चलाता, ठीक है ना, तो आई डैश डैश डैश, यानी कि खाली जगहों को भरना है, नेवर टेल देम। अब आप सोचिए कि इफ रोहन हैड, तो हैड के बाद V3 है कि नहीं है, तो हैड के बाद अगर V3 आए तो वुड का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए विल तो होगा नहीं, ठीक है ना, हैड तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं, तो वुड होगा कि नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही आराम से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, बहुत आसान है जी। आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, नहीं, देखिए ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद हो सकता है कि एक और वीडियो आना होगा तो आएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा इंग्लिश हम मतलब पूरा का पूरा लगभग समझिए तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी टॉपिक पढ़ना था उसको बहुत ही शॉर्टकट
मैंने बहुत ही कम समय में पूरी तैयारी अपने माध्यम से करा चुका हूँ। हाँ, एक अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कोहेसिव डिवाइस से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। हालांकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मिलेगा मात्र 1 से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता है कि 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, मात्र 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो अगर उतना माथामारी में अगर आप घुसना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर आप कमेंट करें तो। अन्यथा अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपका पूरा का पूरा 20 नंबर का 20 नंबर मिलने वाला है। कोहेसिव डिवाइस का अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो 1 नंबर छूट जाएगा, लेकिन 19 नंबर तो जरूर मिलेगा अगर आप पूरा बढ़िया से हमारे हर एक वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे तो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न। अब कंडीशनल सेंटेंस मैं नहीं लिखा हूँ समय बचाने के लिए, यहाँ पर सुनिएगा। इफ़ आई हैव स्टडीड, इफ़ आई हैव स्टडीड, देख रहे हैं ना, इफ़ आई हैव स्टडीड, क्योंकि अगर हैज या हैव भी रहेगा, अगर हैज या हैव भी रहेगा अगर इफ़ क्लाउज में, तो आने वाला डायरेक्ट क्या होगा, वुड के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इफ़ आई हैव स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता तो मैं एग्जाम पास कर गया होता, ठीक है ना, तो पास कर गया होता। इफ़ आई हैव स्टडीड, तो हैज हैव के बाद भी वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। सुनिएगा, वुड हैव अगर है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे। हालांकि नॉन ऑफ दिस तो दिया नहीं है, ऑलरेडी वुड हैव दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा, और कैन तो लगेगा ही नहीं, तो वुड हैव लगेगा। ये बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब चौथा नंबर के साथ देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इफ़ आई कुड नॉट स्टैंड माई टीचर्स, ठीक है ना, अगर मैं अपने शिक्षक के सामने खड़ा नहीं होता, हाँ मतलब जैसे भी हो, तो मैं, ठीक है ना, डैश 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 नेवर टेल देम, मैं उसे नहीं कह पाता। तो क्या नहीं कह पाता भाई, देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट का है सिचुएशन, तो पास्ट के साथ हम क्या करेंगे, वुड का ही प्रयोग करेंगे। तो पास्ट देखते ही वुड या वुड हैव उसमें दिया रहता है। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहते हैं, पूरे सेंटेंस को समझ करके आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो आप देखिएगा अगर प्रेजेंट में रहेगा तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, डायरेक्ट टिक लगा दो। अगर हैड मिले, हैज हैव मिले, या मेन वर्ब टू मिले अगर इफ क्लाउज के अंतर्गत, तो आने वाले कॉमा के बाद मेन क्लाउज के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो वुड हैव होगा, या तो वुड होगा, या तो शुड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि मतलब कोई भी सेंटेंस हो, नो प्रॉब्लम, मैं सेंटेंस को नहीं समझना चाहता हूँ, अपने समय को बचाना चाहता हूँ, समय को कंज्यूम नहीं करना है। तो अगर जैसे ही पास्ट के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए वुड है, अगर चूंकि पास्ट में रहेगा तो ये पास्ट वाली कहानी को हम लोग किस में रखेंगे, या तो वुड है या वुड के अंतर्गत। तो देखो इसमें वुड दिखाई दे रहा है तो बस मार दो टिक, बाकी ये ऑप्शन कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। देख रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छा। देखिए मैं पढ़ाते पढ़ाते और भावनाओं में आकर के मैंने सारी बातें बता दी है। यहाँ पर सुनिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, इफ द कार हैड, तो हैड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हैड जैसे ही आ रहा है तो जाहिर सी बात है वुड हैव लगाएंगे, और नहीं तो देखेंगे उसमें तो देखिएगा वुड हैव, सुनिएगा ध्यान से, वुड हैव लगाएंगे, नहीं तो वुड तो रहेगा नहीं। तो सुनिएगा ध्यान से, इफ द कार हैड नॉट स्टार्टेड इन द टाइम वी डैश 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 लेट फॉर स्कूल, हम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाता अगर कार सही समय पर स्टार्ट नहीं होती तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि हैड लग गया ना, तो हैड देखते ही दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि यार हैड के बाद वुड हैव का प्रयोग होता है और प्लस V3। तो देखिए वुड हैव है ना, तो देखिएगा हैड हैव तो होगा नहीं, हैड होगा नहीं, वुड हैड होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वुड हैव बीन हो जाएगा। अच्छा 6 नंबर प्रश्न जो है ना, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं और आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना होगा, अगर आप सही से समझ गए होंगे तो। सुनिएगा, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती, यू कॉमा देकर, तो आप समझ ना, अगर बारिश होती तो आप क्या हो जाते हैं? तो सुनिएगा, आप गीला हो जाते हैं, ठीक है ना, या जो भी हो देख लीजिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर बारिश होती है तो तुम गीला हो जाओगे, कि गीला हो सकते थे कि हो जाओगे, ठीक है ना। अब आप दिए गए ऑप्शन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या भरा जाएगा आप खुद ही देख लेंगे। क्या ऑप्शन ए वुड के साथ जाएंगे, क्या ऑप्शन बी शुड के साथ जाएंगे, क्या ऑप्शन सी विल के साथ जाएंगे, या ऑप्शन डी वुड हैव के साथ जाएंगे। तो आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको मतलब इंडिकेट करना चाहूँगा, अगर मेन वर्ब 1 हो और प्रेजेंट के अंतर्गत आए, यानी इफ क्लाउज के अंतर्गत प्रेजेंट के अंतर्गत आए, तो विल, शैल, कैन, डोंट वगैरह ये सब हेल्पिंग वर्ब अगर दिया रहेगा तो उसमें से चुन करके लगा देना है, अन्यथा नहीं लगाना है। अगर हैड आए या मेन वर्ब टू आए या हैज हैव आए
तो वुड हैव या वुड के साथ जाना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 नंबर प्रश्न का उत्तर और इसमें दिए गए हेल्पिंग वर्ब जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सेकेंड लास्ट वीडियो, इसके बाद से अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है ना, अगर आप कमेंट करते हैं तो कोहेसिव डिवाइस से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम चाहेंगे कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा, अन्यथा यही आपका लास्ट वीडियो हो जाएगा और पूरा का पूरा इंग्लिश यहाँ हो जाएगा समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।